वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। एज यू नो वेरी वेल कि हमने डान का कंप्लीट एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ है, जो आपके CSS 2026 के करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपके फ्रंट पेज से आर्टिकल्स लिए गए हैं, इंटरनेशनल पेज से लिए गए हैं, ओपिनियंस हैं, मलिहा लोधी की ओपिनियंस है, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले एडिटोरियल्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल जितने भी इश्यूज चल रहे हैं उनको लेकर जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो देखेंगे। जो एकदम से शिफ्ट आ रहा है USA की फॉरेन पॉलिसी, जो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है जो है उन्होंने विजिट किया है, एपिक जो है मीटिंग भी अटेंड की उन्होंने, आसियान मीटिंग भी जो है अटेंड की। तो वहाँ पर वो कह लें कि शी जिनपिंग के साथ भी मिले हैं, जापान के जो है वो हेड ऑफ स्टेट उनके साथ भी मिले हैं, साउथ कोरिया के साथ भी मिले हैं, मलेशिया के साथ भी मिले हैं। तो यहाँ जो एक रीजनल लेवल के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बड़ी एक कह लें कि चेंजिंग लेकर आने वाली हैं। जो कि दुनिया तो मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जा रही है, लेकिन USA क्या करता है कि मल्टीलैटरलिज्म की बात तो करता है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो कह लें कि एक खातिर ख्वाह जो एक्शंस होते हैं वो नजर नहीं आते। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ताइवान और जो चाइना का इशू है उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या स्टेटमेंट्स दी हैं, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे जो पूरी दुनिया जो इस वक्त वॉर्स लगी हुई हैं, यूक्रेन का मसला है, गजा के अंदर मसला है, पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जो है वो शिकार है। तो ये अगर इन सारे इश्यूज को, क्राइसिस को देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी है कि हम दोबारा जो है अपने वेपन्स को टेस्ट करने जा रहे हैं और दोबारा नए एडवांस लेवल के ऊपर जो है हम यहाँ पर जो है इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये बात उन्होंने रिएक्शन में कही है, जो हमारे कह लें कि रशिया कंट्री, उन्होंने जो है वो अभी रिसेंटली मिसाइल एक बनाया है। हमने लास्ट जो है वो डान के एनालिसिस में उनका जो हमने जिक्र किया था, डिस्कस किया था हमने वहां पर। तो उसके रिएक्शन में उन्होंने बेसिकली ये कहा है, ठीक है। अब यहां पर देखना यह है कि दुनिया एक बार फिर जो है वो अटामिक कह लें कि ताकत की तरफ बढ़ रही है। हर कंट्री चाह रहा है कि मैं जो है वो एटमी ताकत रखूं। यहाँ पर अगर देखा जाए दो कंट्रीज जो हमारे पाकिस्तान और जो है वो इंडिया के दरमियान में जो क्राइसिस क्रिएट हुआ और 1974 के अंदर उन्होंने एटॉमिक जो है वो टेस्ट किया, फिर हमारा 1998 में जो है फिर टेस्ट किया गया चागी के मकाम पर। तो इस तरह जो है वो डेवलपमेंट्स होती जा रही है। तो एक बार फिर जो है वो नया शिफ्ट आ रहा है कि एक बार फिर जो है कह लें कि एटमी ताकत जो है वो बनने जा रही है। तो अभी दुनिया के अंदर आपको पता है कि 9 कंट्रीज हैं। तो साउथ कोरिया जो बना है अभी रिसेंटली 2006 के अंदर, तो एक ये है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर वर्ल्ड बैंक ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, उनको भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं हम वर्ल्ड बैंक की तरफ के, पाकिस्तान को क्या जो है वो अपने एग्रीमेंट्स में चेंजिंग लेकर आना चाहिए ताकि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ाई जा सके और ग्लोबल कह लें कि मार्केट्स तक जो है वो जितने भी पाकिस्तान की कह लें कि प्रोडक्ट्स है उनकी रसाई एक्सेस होना जरूरी है। यहां पर देखा जाए तो पाकिस्तान अभी तक जो रहा है, पाकिस्तान फॉरेन फंडिंग एड्स, और अगर देखा जाए तो बेल आउट्स प्रोग्राम्स के ऊपर इन्हासार करना पड़ा है। उसकी भी बहुत सारी रीजंस है। इनकम्पिटेंट कह लें कि गवर्नमेंट कह सकते हैं, गवर्नेंस कह सकते हैं, इसके इश्यूज रहे हैं, बहुत ज़्यादा रहे हैं। मिलिट्री का रोल भी इसके अंदर रहा, इंटरफेरेंस रही है डेमोक्रेसी के अंदर। ये चीज़ें काफ़ी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हैंडल करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ भी देखेंगे कि यहाँ पर जो अभी पाकिस्तान का एक नया शिफ्ट आया जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमी की तरफ, ये एक वाकई कह लें कि एक नया शिफ्ट और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान का जो USA का साथ जो है एकदम से जो है वो रिलेशंस बढ़े हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको पता 500 मिलियन डॉलर का जो है मिनरल्स के ऊपर डील हुई है और एक वहाँ पर पहुंचा भी दी गई है, ठीक है। उसके बाद सऊदीया के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ जो है पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैकेट हुआ है, ये एज ए पार्टनरशिप हुआ है। पहले पाकिस्तान जाके जो है वो एड्स या फंड्स के जो है वो डिमांड करता था या रिक्वेस्ट करता था, लेकिन अब जो है एज ए पार्टनर जो है वो पाकिस्तान उभर रहा है हर जगह पे ऊपर, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं पहले भी कहता हूं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वर्ल्ड बैंक ने कुछ सजेशन दिए हैं, रिकमेंडेशंस दिए हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो क्राइसिस की तरफ जा रही है उसको कैसे जो है वो
रिवाइटल किया जा सकता है, इस चीज को हम देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम जो है वो अपने आर्टिकल की तरफ। वर्ल्ड बैंक आस्क पाकिस्तान ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब होता है परस्यू करना, एंड स्क्यूड, स्क्यूड का मतलब होता है जो टेढ़ी टेढ़ी है, मतलब जो ट्रेड पैकेट्स इन्होंने किए वो सही नहीं है, उनको दोबारा क्या करना चाहिए, रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए वर्ल्ड बैंक पॉलिसी रिकमेंडेशंस है, ये पाकिस्तान अफेयर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है और आएगा भी सही, जब पाकिस्तान अफेयर में या करंट अफेयर के पेपर में जरूर आएगा या इंटरनेशनल रिलेशंस में। आप ये जो है वो वर्ल्ड बैंक ने जो रिकमेंडेशन दी है, पॉलिसी रिकमेंडेशन, और ये भी चीज देखेंगे, यहां पर एक और चीज भी है, अगर देखा जाए कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में इन्फ्लुएंस अगर फॉरेन कंट्रीज का देखा जाए तो आप यहां पर कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने अभी रिकमेंडेशंस दी हैं पॉलिसीज के अंदर, तो ये आपके लिए एक कह लें कि रेफरेंस बन जाए। पाकिस्तान एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ, यहां पर देखें कोई भी कंट्री है ना, कोई भी कंट्री दुनिया के अंदर, अगर उसके जो कह ले के जो इनकम है जितने भी, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो बेस करती है एक्सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, एक्सपोर्ट करेगी तो रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू आएगा, तो यहां पर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कम है, तो इस वजह से जो वर्ल्ड बैंक ने सजेशंस दी हैं कि इनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर देखा पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स हैड प्लमेटेड फ्रॉम 16% जीडीपी, अब यहां पर देखा जाए तो 16% वो कह रहा है कि जो है 1990s के अंदर था, लेकिन अब वो कितना आके बचा है 2020 के अंदर, सिर्फ जो है वो 10% बचा है टुडे। ठीक है, अगर यहाँ पे लीडिंग टू डेट रिलायंट ग्रोथ, यहाँ पर देखा जाए जब भी पाकिस्तान के जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उस वक्त कब होती है, जब आपको पता आईएमएफ से बेल आउट का प्रोग्राम मिलता है या हमें फंडिंग्स या कहीं पे एड्स मिलती है, तो उस वक्त बूस्टअप होता है। वो बूस्टअप इकोनॉमी नहीं होती, वहां पर स्टेबलाइजेशन की तरफ जाती है, लेकिन बूस्टअप ग्रोथ फिर भी नहीं हो कर पाती, क्योंकि पाकिस्तान बूम बस्ट साइकिल के अंदर ट्रैप हो चुका है। कभी इकोनॉमी डाउन हो जाती है, जब हमें बेल आउट्स प्रोग्राम्स मिलते हैं तो अप हो जाती है, जब हम खर्च कर लेते हैं तो फिर हमारे पास बचता कुछ नहीं है, रिजर्व नहीं होता, तो उसकी वजह से फिर जो इकोनॉमी डाउन चली जाती है। वर्ल्ड बैंक अर्ज फंडामेंटल रिफॉर्म्स फॉर एक्सपोर्ट लीडिंग, फोकस जो रहा है ना, सबसे पहले अगर देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक ने यह कहा है कि एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान को ज्यादा बढ़ानी चाहिए, एम्फेसाइजिंग ग्लोबल मार्केटिंग इंटीग्रेशन, यहां तक कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान को चाहिए ग्लोबल मार्केट्स तक उनकी एक्सेस होनी चाहिए, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यह पाकिस्तान की कह लें कि डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक है कि यहां पर देखा जाए एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, कि इंप्लीमेंट मार्केट ड्राइवन एक्सचेंज रेट्स टू बूस्ट कंपेटिटिवनेस एंड डाइवर्सिफाई पार्टिसिपेशन। अब ग्लोबल मार्केट्स तक रसाई कर रही है पाकिस्तान की, प्रोडक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए, जब प्रोडक्शन अच्छी होगी तो एक्सचेंज रेट जो रहेगा वो भी बैलेंस रहेगा, तो ये भी एक पाकिस्तान के लिए सही है कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, ग्लोबल जो सप्लाई चेन जो है कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उससे एक्सचेंज रेट जो है वो पाकिस्तान का बैलेंस के साथ होगा। ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो पाकिस्तान के ट्रेड एग्रीमेंट हुए वो 10, अगर देखा जाए 10 एग्रीमेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा कह ले के शैलो है, बहुत सती हैं, कोई डीप नहीं है उसके अंदर, या टैरिफ्स नहीं है, तो पाकिस्तान को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि यहाँ पर टैरिफ्स के ऊपर थोड़ा रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, इनको एग्रीमेंट को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सजेशंस दिए उसके बाद। ठीक है, अगर यहां पर देखा जाए स्ट्रक्चरल कॉस्ट रिडक्शन, यहां पर कट हाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, यहां पर स्ट्रीमलाइन ब्यूरोक्रेसी, रिफॉर्म स्टेट ऑन, यहां पर अगर फुली फोकस बात की जाए ना, स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस की बात की गई है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्टेट ऑन्ड इंटरप्राइजेस है पाकिस्तान को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, चाहे उनको प्राइवेटाइज करे, चाहे जो मर्जी करे, लेकिन उनके ऊपर अच्छे स्टेप्स ले ताकि जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो। उसके बाद एक्सपोर्ट चैलेंज, आपको पता है पाकिस्तान कंसंट्रेट इन लो वैल्यू टेक्सटाइल, यहां पर अगर देखा जाए जो पाकिस्तान हमेशा ने एक्सपोर्ट जो किया ना टेक्सटाइल, आपको पता है यूएसए लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड जो रहा है पाकिस्तान का। ठीक है, तो यहां पर पाकिस्तान ने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा की है, यहां पर उसके बाद बैलेंस पेमेंट ऑफ क्राइसिस बहुत ज्यादा रहा है, मैनेज एक्सचेंज रेट्स कॉजेस फॉरेन रिजर्व स्ट्रेन ट्रिगरिंग बूम बस्ट साइकिल, आपको पता है बूम बस्ट साइकिल मैंने पहले बता दिया, जब भी बेल आउट्स प्रोग्राम मिलते हैं, फंड्स मिलता है,
फंड्स मिलते हैं तो हमारी इकोनॉमी एकदम स्टेबलाइज की तरफ चले जाती है, जैसे अभी स्टेबलाइज है। लेकिन जब हम वही रिजर्व आस्ते आस्ते तो खत्म होना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है क्या है कि फिर वो रिजर्व जो है ना वो आस्ता आस्ता डाउन चले जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। डाउन जाना शुरू होता है तो एकदम फिर जो है वो क्या करते हैं, एकदम बस्ट की तरफ चले जाते हैं, मतलब इकोनॉमी गिर जाती है पाकिस्तान की। उसके बाद है अंडर यूटिलाइज्ड अग्रीमेंट। अब मैंने अभी बात की कि जितने भी शैलो ट्रेड एग्रीमेंट है ना पाकिस्तान को, उनको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, उनके ऊपर टैरिफ्स जो है वो मेंटेन करने चाहिए, चाहे मलेशिया के साथ है, श्रीलंका के साथ है, यहाँ पर चाइना के साथ ऑलरेडी चल रहे हैं। तो जितने भी हैं पाकिस्तान को एग्रीमेंट के ऊपर दोबारा जो है वो काम करना चाहिए, उनको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ हो सके। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पाकिस्तान, आपको मैंने अभी बता दिया कि पाकिस्तान के 10 एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा शैलो हैं, सती हैं, तो पाकिस्तान को थोड़ा रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रजीम, अभी मैंने बता दिया। फेज आउट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरवेंशन, यहाँ पर बेसिकली बात यह की गई है कि जितने भी प्राइवेट बैंक से उनको ज्यादा बूस्टअप किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो है वो कह लें कि जो स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान है उनकी जो है इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं चलनी चाहिए। तो ये एक थोड़ा सा कह लें कि प्रॉब्लम वाली बात है, कह सकते हैं, लेकिन नहीं भी है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो फिर वो ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट लोग करेंगे, प्राइवेटाइजेशन होगी तो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। स्टेट बैंक वो कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस यहां पर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है जी यहां पर डीप ट्रेड, अभी बात कर ली है, डीप ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, जितने भी इंस्टीट्यूशनल है नेशनल टैरिफ कमेटीज है उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए कि टैरिफ से ऊपर काम करना चाहिए जितने भी एग्रीमेंट्स के अंदर जो चीजें, और उनको इंप्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जाना चाहिए प्रॉपर। यहां पर इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होती। उसके बाद स्ट्रक्चरल कॉस्ट रिडक्शन, अभी बात की है। ट्रेड फैसिलिटेशन इनहेंसमेंट, तो यहां पर जितने भी एक्सियम बैंक जो है वो उनको बूस्टअप करना चाहिए। कस्टम कोस्ट को कम करना चाहिए। स्पोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट कम, यहां तक वही बात आ रही है कि ग्लोबल मार्केट्स तक सही हासिल होनी चाहिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ानी चाहिए पाकिस्तान को। तो ये पॉलिसी रिकमेंडेशंस है, इसको नोट डाउन कर ले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं हमारे न्यूक्लियर इंपेरेटिव, ये मलिया लोधी ने ओपिनियन लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जो है अभी फिर जो है एक बार कह ले कि टेररिज्म में आपको पता है ट्रैप हुआ पड़ा है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ वॉर लगी हुई है। उसके बाद इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं चल रहे। तो इस चीज को लेकर जो है वो इन्होंने एक ओपिनियन लिखी है कि दुनिया के अंदर जो है अटामिक जो है वो कंट्री डे बाय डे जो है अपनी अटामिक पावर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब अटामिक पावर को बढ़ा रहे हैं। अब रशिया ने अभी रिसेंटली मिसाइल का जो है एक कह लें कि टेस्ट किया है उन्होंने, ठीक है, एक बड़ी लॉन्ग रेंज तक। तो डोनाल्ड ट्रंप ने रिएक्शन में बोला है अपने जितने भी कह लें कि दुनिया के अंदर 5000 से भी ज्यादा उनके पास वेपन्स हैं, तो वो अगर देखा जाए तो वो बोल रहे हैं कि दोबारा हम जितने भी है वेपन्स को टेस्ट करेंगे और दोबारा जो है वो इनके ऊपर काम करेंगे, मजीद एडवांसमेंट की तरफ जाएंगे। और उनके किन के रिएक्शन में कहा, ये रशिया के। अभी हमने रिसेंटली जो है वो एनालिसिस में जो है हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब यहां पर बात ये हो रही है कि आप देखें 1974 के अंदर, अब जो 1971 की पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जंग हुई, तो इसने ये तासुर पैदा किया कि जो 1974 के अंदर 1974 के अंदर इंडिया ने जो है वो अपना अटॉमिक बम जो है वो टेस्ट किया। उसके बाद इसी तासर में बाद में जो चीजें पाकिस्तान और क्लैशेस चलते रहे, उस चीज को लेकर 1998 के अंदर पाकिस्तान ने फिर चागी के मकाम पर टेस्ट किया। तो यहां पर अगर देखा जाए तो तासुर, यहां पर एक और चीज मैं बता दूं कि जो 1962 के अंदर जो वॉर लगी इसकी इंडिया की और चाइना की, एक ये भी रीजन रही है कि अटामिक जो है वो पावर होनी चाहिए ताकि डेटरेंस हो सके, ताकि जो उसको भी पता हो कि हम अटैक करेंगे तो सामने वाला भी अटामिक पावर है वो भी अटैक कर सकता है, तो डेटरेंस बनी रहेगी, रुकावट बनी रहेगी यहां पर। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर लेकिन ये एक नुकसानदेह भी है कि किस तरह एक लेसन जो है हिस्ट्री से सीखने चाहिए। जो आपका वर्ल्ड वॉर 2 गई है, वर्ल्ड वॉर 1 गई है, वर्ल्ड वॉर 2 आपको पता हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर जो ब्लास्ट किए गए जापान के कंट्री से, तो यहां पर लर्न करना चाहिए कि जो एटॉमिक जो पावर बनने जा रहे हैं डे बाय डे एडवांसमेंट, ये बहुत ज्यादा कह ले कि ह्यूमंस के लिए जो है बहुत ज्यादा थ्रेट है उनकी लाइफ के लिए।
तो इनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो ये मलिया लोधी साहिबा ने बहुत अच्छा इसके ऊपर जो है वो एनालिसिस किया। सबसे पहले देखें रिसर्जेंस ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एकदम फिर जो है वो न्यूक्लियर जो है वो एकदम प्रोलिफरेशन की तरफ बढ़ रहा है। increasingly unstable growth environment the threat of nuclear proliferation is escalating डे बाय डे अब प्रोलिफरेशन बढ़ रहा है। यहाँ पर चाइना अपनी जगह पे जो एटॉमिक पावर जो है वो बढ़ा रहा है, रशिया अपनी जगह पे बढ़ा रहा है। अब दुनिया के अंदर देखा जाए तो 9 कंट्रीज है जो एटॉमिक पावर है, ठीक है। आपका साउथ कोरिया जो अभी 2006 के अंदर बना, उसके बाद आपका पाकिस्तान 1998 के अंदर बना, इंडिया 1974 के अंदर बना। तो इस तरह जो है ना आपके 9 कंट्रीज हैं जो अभी इस वक्त एटॉमिक पावर है, उनकी आपस में रेस लगी हुई है कि वो एडवांसमेंट की तरफ जाना चाहते हैं और टोटल एआई के ऊपर जो है वो फोकस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डे बाय डे बढ़ा रहे हैं। यहां पर देखा जाए फियर फैक्टर अगर देखा जाए वर्ल्ड बैंक ने किया कि रीन्यूड थिंकिंग अमंग द नेशंस दैट न्यूक्लियर वेपन्स आर गारंटर ऑफ सिक्योरिटी स्पेशली फॉर स्टेट्स वल्नरेबल टू एक्सटर्नल एग्रेशन। यहां पर एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ है, जो आज एटॉमिक पावर्स हैं, जो ताकतवर देश है, वो जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो गरीब कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज है, थर्ड वर्ल्ड का, उनको डरा धमका कर वो क्या करते हैं, अपना बात मनवा लेते हैं। लेकिन उनके पास जो रिटेलिएट करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहां पर जो वर्ल्ड बैंक ने भी एक बात की है कि वर्ल्ड जो एटॉमिक पावर होनी चाहिए वहां पर, ताकि वो भी अपना जो है वो क्या कर सके, रिटेलिएट कर सके इस चीज को। लेकिन देखें यहां पे दुनिया के अंदर जो एटॉमिक पावर ऑलरेडी बन गए हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा है। तो अभी 40 कंट्रीज के ऊपर बात की जा रही है कि उनको जो है एटॉमिक पावर रखने की होनी चाहिए इजाजत, जो क्या कर सके, रिटेलिएट कर सके। जितने भी कह ले के इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस आता है, जो रिचेस्ट कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका, तो उनको रिटेलिएट कर सके। यहाँ पर ग्लोबल अर्जलैंड एक्सपेंशन, आपको पता है एसपीआर के मुताबिक 2025 की इंडिकेट न्यूक्लियर अर्जलैंड आर being enlarged and upgraded। आपको पता है while arms control efforts have stalled and risk uncontrolled arms race। आपको पता है कि डे बाय डे जो है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है। अब ड्रोन्स अटैक्स हो रहे हैं, सैटेलाइट्स के जरिए इमेज ली जा रही है। एक यहां पर बैठे हुए ऐसे मिसाइल सुपरसोनिक जो मिसाइल्स क्रिएट किए जा चुके हैं, रशिया ने क्रिएट किया है, चाइना ने। ये लोग क्या कर रहे हैं कि डे बाय डे जो है आर्म्स जो है वो उनको बढ़ा रहे हैं। अब यहां पर मसाइल तो बहुत ज्यादा इश्यूज है, क्राइसिस है। ये जितने भी अगर एक बार वॉर लगती है तो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी एटॉमिक पावर्स हैं, क्या वो अपने वेपन्स को जंग लगने के लिए रखेंगे? नहीं ना। तो वो तो इस्तेमाल करेंगे तो जो फिर एक बार तबाही होगी, इंसान जो है फिर बहुत ज्यादा जो लॉस होगा। तो हिस्ट्री से जो है वो सीखना चाहिए कि जो 1945 के अंदर हुआ, जो आपका हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर ब्लास्ट किए गए, तो यहाँ पर लर्न करना चाहिए कि ये कोई ह्यूमंस के लिए जो प्रोटेक्शन नहीं है। यहाँ पर स्टेट की प्रोटेक्शन हो सकती है, लेकिन अगर वो ही यूज किए जाएं तो क्या कोई बचेगा? नहीं बचेगा। लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री, ठीक है। ये सैरी प्लॉकी ने पूरा जो है यहाँ पे बुक लिखी है, और इन बुक है द न्यूक्लियर एज, ये बुक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अंदर इन्होंने पूरा डिटेल्स के साथ जो है बड़ा अच्छा बयान किया। फियर ऑफ न्यूक्लियर अटैक्स इज पैरामाउंट एंड मोटिवेटिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान टू अक्वायर। यहाँ पर अगर देखा जाए, मैंने पहले बता दिया कि पाकिस्तान और जो है वो इंडिया के दरमियान में हिस्ट्री उठा के देख लें, ऑलमोस्ट 4 to 5 वॉर्स जो है इनके दरमियान में हो चुकी हैं। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, ये इसी की वजह से फिर जो है ये इनको जो है एटॉमिक पावर की तरफ जो है जाना पड़ा। क्वेश्चन ये था, डेंजरस फ्यूचर है आने वाला। प्लॉकी ने बड़ी वार्न किया है कि 20 एडिशनल न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज को जो है वो इंक्लूड किया जा सकता है। ये प्लॉकी के जो है वो बुक के अंदर लिखा गया है, बड़ी क्लैरिटी द न्यूक्लियर एज के अंदर। तो 40 कंट्री के अंदर जब न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे तो फिर तो कंपटीशन और बढ़ जाएगा, मुकाबला और बढ़ जाएगा। तो इससे फिर जो है क्या ह्यूमन लॉस नहीं होगा? ह्यूमन लॉस होगा, ऑब्वियसली बात है। तो डेंजरस फ्यूचर की तरफ वो जा रहा है। पूरा कह लें कि पूरी दुनिया जो है एक एटॉमिक पावर के जो नशे में है, वो जो डे बाय डे एडवांसमेंट लेकर आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ा रही है। आप तो किसी देश में जाके तलवार से लड़ने की या गन से लड़ने की जरूरत नहीं रही है, मिसाइल से। आप तो बैठे यहाँ पर जो वो कंट्रोल कर रहे हैं सारी चीजों को। तो एक ये चीज है। अभी आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वॉर हुई,
ठीक है, रॉकेट्स गिराए गए, ठीक है, जेट्स गिराए गए, ठीक है, ड्रोन जो हुए उनको गिराए गए। तो यहाँ पर बैठे हुए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये एडवांसमेंट होती जा रही है, ठीक है। अब बात करेंगे अनपेड लेबर पाकिस्तान के अंदर देखे जाए, देखें पाकिस्तान में जो है वो रिसेंटली एसेज जो है वो 2024 के देख लें, जो स्पेशल सीएसएस में देखें, पाकिस्तान के अंदर विमेंस को लेकर जो है वो ऐसे पूछा गया, ठीक है। अब यहां पर पाकिस्तान के अंदर जेंडर इनक्वालिटी जो है वो वाकई है, और उसके अंदर हम देखेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या अपने फैक्ट्स एंड फिगर दिया है, इस चीज को हम यहां पर देखेंगे, ठीक है। चलते हैं यहां पर, वो कहते हैं कि वुमेन्स जो डे बाई पूरा होल डे अगर घर में काम करती है, भैंसों का जो है वो चारा डालती है, या बैकवर्ड एरियाज की बात कर रहे हैं, वो पूरा टेक केयर करती है, घर का पूरा ख्याल रखती है हर चीज। लेकिन मर्द जो है वो 7 घंटे काम करने के बाद आते हैं, और वही फिर उनका इन्फ्लुएंस हेजिमोनिक बिहेवियर जो है फिर भी रहता है। तो यहां पर हम देखेंगे अनपेड लेबर जो फिर भी उनको कुछ भी पेड नहीं किया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और वही जो मर्द 5 या 7-8 घंटे काम करके आते हैं उनकी वर्थ ज्यादा होती है। पाकिस्तान हिडन इकोनॉमिक बर्डन अगर देखा जाए तो ये वाकई इकोनॉमिक बर्डन है, ये इनफॉर्मल कह लेके वर्क फोर्स है। क्या बोला जाता है इसको? इनफॉर्मल जो है वर्क फोर्स इसको बोला जाता है। तो इस चीज को हमने एड्रेसिंग द जेंडर डिस्पैरिटी डोमेस्टिक एंड केयर, यहां पर अगर देखा जाए पाकिस्तान का जो जेंडर कह लें कि इंडेक्स रेट है वो आपका जो है वो 148 पे खड़ा है अभी इस वक्त 2025 के अंदर। 148 जो है जेंडर गैप इंडेक्स है पाकिस्तान का। तो यहां पर देखा जाए तो डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, जो वर्क फोर्स है, जो इनफॉर्मल वर्क फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको पे नहीं किया जाता, ये चीज है। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात है। वेयर वुमेन 15 घंटे काम करती है, आदमी जो है 7 घंटे काम करने के बाद, वही मैंने जो पहले बात बताई, हेजेमोनिक बिहेवियर। टाइम पॉवर्टी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है कि 15 या 16 घंटे घर में औरतें काम कर रही हैं, सुबह का खाना बना रही है, मवेशियों का ख्याल रख रही हैं, जितने भी है एनिमल्स को देख रही हैं, भैंसों को चारा डाल रही है। तो ये बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज में हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये जो गांव है, देहात है, तो वहां पर अनपेड लेबर है, वो सारा दिन काम करती हैं, 50 आवर्स कह ले, 15 आवर्स या कह ले 10 आवर्स है। तो यहाँ पर जो मर्द 7 घंटे काम करके आते हैं, तो वो क्या करते हैं, हेजेमोनिक बिहेवियर उनके ऊपर ज्यादा रहता है। इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, पाकिस्तान ये वो लेबर फोर्स है जो साउथ एशिया के अंदर देखा जाए तो ये वो लेबर फोर्स है जिनको कुछ भी पे नहीं किया जाता, कोई वैल्यू या वर्थ नहीं दी जाती। ये चीज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बात करती है। जेंडर गैप पे अभी मैंने बोला है कि इनक्वालिटी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा होती जा रही है। अब आप देख ले कि नेचुरल डिजास्टर्स आए हैं अभी, ठीक है, 2022 के अंदर आए हैं, यहाँ पर कह ले कि अभी 25 के अंदर आया। तो यहाँ पर जो है कह ले कि मिलियंस पीपल जो है वो डिस्प्लेस्ड हुए 2022 वाले फ्लड के अंदर। तो वहां पर जो विमेंस को इश्यूज फेस करना पड़े हैं वो बहुत ज्यादा थे, अनबिलीवेबल थे वहां पे। तो ये चीज, हेल्थ के ऊपर कोई गौर फिक्र नहीं है, उसके बाद इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, उसके बाद एजुकेशन नहीं है, विमेन एम्पावरमेंट जो है वो नहीं है। यार नहीं, पॉजिटिव चीजें हैं कि अभी ई कॉमर्स या डिजिटल का दौर आया था, विमेन्स आप घर में बैठकर ऑनलाइन काम कर सकती हैं, अपना पैसे जो है वो अर्न कर सकती हैं। लेकिन पहले अगर देखा जाए तो कुछ फर्क पड़ा है, अगर जॉब्स में देखा जाए तो काफी हद तक जो है वो आ रही हैं, लेकिन बैकवर्ड एरियाज में आज भी वही चीजें चल रही है। तो ये इंटरनेशनल लेबर फोर्स के बात एज Pathfinder, the global accelerator for jobs and social protection, Pakistan has unique opportunity to transform वर्कफोर्स इनटू डिसेंट। पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है, इसी वर्कफोर्स को अगर सही राइट डायरेक्शन में यूज किया जाए, उनको पेड किया जाए, तो ये वाकई जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है, प्रोग्रेस में। पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या क्या होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे पहले एक्सटेंड टू एफर्ट प्रोविंसेस टू कवर मिलियंस ऑफ इनफॉर्मल वर्किंग सेक्टर लीगल फ्रेम। सबसे पहले देखा जाए इनफॉर्मल जो वर्क फोर्स है, प्रोविजनल लेवल के ऊपर देखना चाहिए, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, के उनको पेड कैसे किया जाए, उनको जो है टेक केयर कैसे, एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। फेयर वेजेस और बेनिफिट्स, उनको जो है फेयर वेजेस जो है तनख्वाहें देनी चाहिए, सैलरीज, उनको पैसे जो है वो देने चाहिए इतने काम करने के, ताकि वो भी अपना रोल प्ले कर सके। ट्रेनिंग स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट मिनिमम ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स फॉर केयर वर्क टू प्रोफेशनलाइज सेक्टर, और कोशिश करें कि जितना भी औरतें जो ये काम करती हैं उनको प्रोफेशनल बनाना चाहिए, ताकि वो अपना अच्छा काम करें और रेवेन्यू जनरेट करें, पैसे अर्न कर सकें, ठीक है।
तो ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात। सस्टेन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, सबसे पहला हेल्थ के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के ऊपर इकोनॉमिक छोटे छोटे शॉर्ट प्लान जो है वुमेन्स के लिए होने चाहिए। आपको पता है बेसिक इनकम सपोर्ट अभी चल रहा है विमेन्स के लिए, तो कितना कह लें कि मिलियंस ऑफ द कह लें कि विमेन्स को हेल्प किया गया, तो इससे बहुत सारे लोगों का जो है वो चूल्हा भी जल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज रही है यहाँ पर, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पर पाकिस्तान और गजा का कॉन्ड्रम जो चल रहा है। पाकिस्तान, यहाँ पर मैं इसका जो है वो ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट नैरेटिव्स एंड नीड फॉर कोहेरेंट स्टांस, unclear official statements regarding Pakistan potential role in international stabilization force। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, दुनिया के अंदर तासुर ये जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो इजराइल और यूएसए के रिलेशंस को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन नीड ऑफ आर्स ये है कि पाकिस्तान का जो है वो एक पॉजिटिव ये है कि स्टांस लिया है कि हम एट लीस्ट जो पैलेस्टाइन के अंदर जेनोसाइड हो रही है उसको रोका जा सके। ऑलमोस्ट 65,000 लोग जो है मारे जा चुके हैं पैलेस्टाइन के अंदर, तो एटलीस्ट उनको रोका जा सके, जेनोसाइड से रोका जा सके, ठीक है, नस्ल कशी ना हो। तो पाकिस्तान को नीड ऑफ आर्स होते हुए कुछ स्टेप्स लेना पड़ा, लेकिन ये अच्छे स्टेप्स हैं। एटलीस्ट वहां पे जो जेनोसाइड हो रही है, जो कत्लो गारत हो रही है, तो उस चीज को जो है कम किया जाए। तो यहां पर यह चीज नजर आती है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन, अभी जो गजा का 20 प्लान जो दिया गया, हमने बड़ा डिटेल दिया, इसके ऊपर लेक्चर है हमारा। 20 पॉइंट्स जो दिए गए हैं गजा पीस प्लान के, ठीक है, इसके अंदर बड़ा क्लैरिटी के साथ लिखा गया कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनानी चाहिए। लेकिन इसके अंदर मसला यह है कि इजराइल ने टर्की को जो है रिजेक्ट कर दिया, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बाकी पाकिस्तान हो या यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, तो उससे उनको कोई इशू नहीं है। कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज स्टेटमेंट फ्रॉम द पार्लियामेंटरीज कैन अप्लाइंग रोल इन डिसआर्म हमास। यहां पर अगर देखा जाए, आपको पता है कि वहां पर जो गजा का जो हुआ है, वहां पर उनको बोला कि दोबारा जो है रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए जाएंगे। हमास को डिसार्म की बात की गई है, लेकिन हमास कह रहा हम जब तक डिसार्म नहीं होंगे, यहाँ पर मतलब आर्म जितने भी उनके वेपन्स है, वेपन्स नहीं डालेंगे या गिराएंगे, जितनी देर तक यहाँ पे इजराइल जो है विदड्रॉल नहीं होता। यहाँ पर प्रोपेगेंडा, यहाँ पर तो कुछ जो है वो पाकिस्तान के अंदर मीडिया को लेकर जो तासुरात आ रहे हैं, इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए, एक पॉजिटिव साइन देना चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, एक्सटर्नल भी हैं, तो पाकिस्तान के जो कलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर मीडिया को रोल प्ले करना चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप को जो कलेक्टिवली जो है वो कह लें कि ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन होनी चाहिए, ताकि कोई भी मैटर हो, सेंसिटिव मैटर, उसको जो है डील किया जाए। यहां पर यूनिफाइड वॉइस होनी चाहिए, ठीक है, पार्लियामेंटरी डिबेट होनी चाहिए, यहां पर डिस्कस कंडीशनल एंगेजमेंट होनी चाहिए कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन को फोर्स को अगर ज्वाइन करना है तो क्या वो फायदा है पाकिस्तान के लिए, पैलेस्टाइन के लिए जेनोसाइड रुक सकती है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान को इसके ऊपर एक कलेक्टिव अप्रोच की जरूरत है, यहाँ पे कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है, बजाय कि ये कुछ स्टेटमेंट्स, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देने की बजाय कलेक्टिव अप्रोच की यहाँ पर जरूरत है। तो ये हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह इसको डील करना है। अगर यहाँ पर देखा जाए, हमारे यहां पर अभी जो है एपेक के, आपको पता है 2025 के अंदर जो है वो अभी जो है रिसेंटली यहां पर कब हुई है, ये बेसिकली आपके अक्टूबर 31 अक्टूबर से लेकर नवंबर 1 नवंबर तक जो है वो एपेक की हुई है। यहाँ पर साउथ कोरिया के अंदर ग्योंगजो के अंदर जो है ये मीटिंग हुई है। यहाँ पर ये जितने भी कंट्रीज है, ये यहाँ पर इन्होंने मिले, ये बेसिकली एक कह लें कि रीजनल लेवल के ऊपर ये कह लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो जितने भी कंट्रीज हैं ये ज्यादातर फ्री ट्रेड के ऊपर बात करते हैं। जो हम बात करेंगे भी सही आगे, कॉम्प्रिहेंसिव जो आगे जो अग्रीमेंट है इनका, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, उसके ऊपर भी हम देखेंगे। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन इनके दरमियान में हो। यहाँ जो सही जो चेंजिंग आई है वो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर विजिट किया है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया। जो रीजनल लेवल के ऊपर कंबोडिया और थाईलैंड के अंदर जो क्राइसिस चल रहा है उसको भी ख़त्म करने की बात की गई यहाँ पर। उसके बाद जितने भी जापान के साथ वहाँ पर जो मुलाकात की गई, डोनाल्ड ट्रंप ने की है। उसके बाद जो यहाँ पर जो समिट हुई है आपकी आसियान की मीटिंग्स जो हुई है यहाँ पर कोलंबोर के अंदर, तो इसके अंदर आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अटेंड किया है। यहाँ पर अगर आप बात करते हैं इस चीज को, ये तो हो गया वो। यहाँ पर देखें, मैं अगर थोड़ा सा पहले बता दूं, वाई मल्टीलैटरलिज्म
मैटर्स फॉर एशिया पैसिफिक रीजन। क्वेश्चन ये है कि मैटर क्यों करता है मल्टीलैटरलिज्म। इससे होता क्या है कि जो कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ है सबसे पहले वो बढ़ती है, जो कंट्रीज के जितने भी सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है, उसके बाद कह ले कि एक रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर उसकी सेल्फ डिटर्मिनेशन नजर आती है, ठीक है, खुद मुख्तियारी जो उसकी नजर आती है। लीडर्स टू रिसेंट आसियान एंड एपेक मीटिंग आर रिविजिटिंग कंसर्न रेमिनेंट ऑफ द फर्स्ट एपेक मिनिस्टर मीटिंग इन 1989 के अंदर हुई थी। उस वक्त हुई थी जब जापान और यूएसए का आपस में जो है वो कह लें कि मुकाबला चल रहा था, ठीक है। इस वक्त जो चाइना है ना, उस वक्त जापान और जो है वो यूएसए का आपस में कंपटीशन चल रहा था, तो उस वक्त ये हुई थी, ठीक है। अब यह अंडरमाइनिंग इंस्टीट्यूशनल द वीकनेस ग्लोबल बॉडीज लाइक वीटीओ, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम डिमांड और फोकस्ड और रीजनलिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, यहां पर इस बात की है, ठीक है। ये हो गया जी पैसिफिक इकोनॉमिक गैदर्ड एंड इंटरफियर्स ऑफ राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म एंड पोटेंशियल ट्रेड। बेसिकली जो 1989 के अंदर जो हुआ था वहां पर प्रोटेक्शनिज्म की बात की गई थी, नेशनलिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था और रीजनल लेवल के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था, जिसकी यूएसए बात तो करता है मल्टीलैटरलिज्म की, लेकिन उसके ऊपर कोई कॉम्प्रिहेंसिव इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 22 स्टैंडर्ड अगर बात को बोला जाता है यहां पर। अब जो है यहां पर फिर इंडिया कह लें कि जो आपका यूएसए और जो चाइना का भी ट्रेड वॉर चल रही है, तो उसको लेकर अभी बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही है यहां पर। टुडे री इमर्जिंग थ्रेट्स सिमिलर कंसर्न अबाउट प्रोटेक्शनिज्म, रीजनलिज्म एंड एंटी ग्लोबलाइजेशन। अब यहां पर अगर देखा जाए तो एंटी ग्लोबलाइजेशन के ऊपर फिर जो है एक बार ज्यादा जो है वो बूस्टअप मिल रहा है, क्योंकि यहां पर मल्टीलैटरलिज्म और जो है वो कह लें कि रीजनलिज्म के ऊपर ज्यादा जो है फोकस किया जा रहा है। नेशनलिज्म और प्रोटेक्शनिज्म के ऊपर एक बार से फिर जो है वो चीज बढ़ गई है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। उसके बाद पिलर्स और ओपन ट्रेड। यहां पर अगर देखा जाए एपेक और आसियान का पर्पस बेसिकली यह है कि ओपन ट्रेड होनी चाहिए, फ्री ट्रेड होनी चाहिए। यहां पर बात की जाएगी, यहां पर सीपीटी जो साइन किया गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को हम डिस्कस करते हैं कि ये रीजनल लेवल के ऊपर जो फ्री ट्रेड को बढ़ाने के लिए इसको बेसिकली साइन किया गया, और ये आपका जो साइन किया गया ये 2018 के अंदर किया गया। क्या किया गया? 2018 अंदर इनको 11 कंट्रीज ने बेसिकली इनको साइन किया है, और इसको बोला जाता है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप इसको बोला जाता है। उसके बाद सेकंड जो है आरसीईपी की 15 कंट्रीज ने साइन किया है, जो आपके चाइना है, कनाडा है, मलेशिया है, जितने भी कंबोडिया, ये 7 वाले कंट्रीज है, इन्होंने साइन किया। और यह आरसीपी का मतलब होता है यहां पर रीजनल कॉपरेशन, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन इसको बोला जाता है। आर से मतलब क्या आता है? रीजनल, सी से कॉम्प्रिहेंसिव, ई से इकोनॉमिक एंड पी से जो है वो पार्टनरशिप, इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात की गई है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर ले। ये रीजनल लेवल के ऊपर एक बार फिर जो है ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। अब यहां पर जो है ये लोग, इनका जो बेसिकली जो ये बनाने का पर्पस ये था कि फ्री ट्रेड और ओपन ट्रेड की जाएगी। जितने भी ये कंट्री है ना रीजनल लेवल के ऊपर, उनके ऊपर जो है वो क्या होगी, कोई भी कह ले के टैरिफ्स नहीं लगाएंगे, फ्री ट्रेड जो है यहाँ पर की जाएगी। तो फ्री ट्रेड में आपको पता है चाइना जो फर्स्ट नंबर पर है, तो चाइना सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है, तो दूसरे कंट्री फिर इंपोर्ट ही करते हैं, तो यहाँ पर वहां पर भी फिर उनको इश्यूज आते हैं, ठीक है, फ्री ट्रेड के नाम पर। यहां पर देखा जाए तो ये पैसिफिक, इसके अंदर जो है वो अगर बात की जाए, यहां पर जो मीटिंग्स हुई है, यूएस से डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग्स की हैं, रेयर मिनरल्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है कि मिनरल्स के जो ज्यादा डील्स होगी है, जो 3 गुना 2030 के अंदर जो है 2030 के अंदर जो है वो इसकी जो 3 गुना जो है वो इसकी कह लें 3 टाइम जो है वो इसकी डिमांड जो है रेयर अर्थ मिनरल्स की जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहां पर इन्होंने इस चीज को फोकस किया है, ठीक है। तो यहां पर यूएसए की एकदम फिर पॉलिसी जो चेंज हुई है वो एकदम से स्ट्रेटेजिक से डिप्लोमेटिक की तरफ गई है, और ट्रेड की तरफ ज्यादा इसका फोकस है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रंप से शी जिनपिंग से, यहाँ पर जो इनकी मीटिंग्स हुई, इस बात की गई है
यहाँ पर जो ताइवान के इश्यूज को लेकर जो है बात की गई है। यहाँ पर से शी नोज कॉन्सिक्वेंसेज इफ चाइना इन्वेड ताइवान। उसके बाद नेविगेटिंग जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज इन एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक, यूएस का कहने का मतलब यही है डोनाल्ड ट्रंप का कि एशिया पैसिफिक के अंदर जितने भी जो भी इश्यूज हैं या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए। जैसे कंबोडिया और थाईलैंड का आपस में चल रहा है, फिलीपीन और चाइना के भी है, तो इनको जो है कम किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर रिसेंट इंटरेक्शन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड चाइनीज शी जिनपिंग हाईलाइटिंग डेलीकेट। अब ये लोग जो है 6 ईयर के बाद जो है ये आपस में इनकी मीटिंग्स हुई है, ठीक है। कंसर्निंग ताइवान एंड रीजनल स्टेबिलिटी मिलिट्री चैनल्स आर बीइंग रीस्टेबलाइज्ड, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी परसिस्ट। यहां पर अगर देखा जाए ताइवान फ्यूचर ट्रंप रिफ्यूजल टू एक्सप्लिसिटली कमिट यूएस फोर्सेस टू ताइवान डिफेंस, ठीक है, स्टेटिंग। यहां पर उन्होंने पूछा गया तो उन्होंने एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ की गई है कि मैं प्लान को आउट नहीं करता, लेकिन अगर चाइना, यहां पर ओपन उन्होंने कह ले कि धमकी की बात भी है, लेकिन ओपनली उन्होंने स्टेटमेंट दी है। ये आप अपने नोट डाउन कर ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना और यूएसए के रिलेशंस को लेकर पाकिस्तान के लिए इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं और इनके आपस में जो ताल्लुकात रीजनल लेवल के ऊपर बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, क्या फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट करते जाए इन चीजों को, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए तो फिर हुआ क्या यहां पर कि अब जो है वो यूएस से डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी क्लैरिटी के साथ ओपन स्टेटमेंट दी है कि चाइना शी जिनपिंग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो ताइवान के ऊपर हमला करते हैं तो उनको क्या करना पड़े। आपको पता है कि 80% दुनिया के 80 to 90% चिप जो है वो कह ले मैन्युफैक्चरर जो है वो ताइवान है, ठीक है, बाकी कम है, ठीक है। यहां पर द मिलिट्री डायलॉग्स रीओपन्ड, यूएस डिफेंस पेटी हैज सेड, कहा है कि चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर डोंग जॉन एग्री टू रिबोट, क्या है, मिलिट्री टू मिलिट्री लिंक्स फॉर डी कॉन्फ्लिक्ट एंड डी एस्केलेट। यहाँ पर दोनों जो है वो सेक्रेटरी का डिफेंस उन्होंने आपस में मीटिंग्स किया है और डी एस्केलेट की तरफ जो है वो इन्होंने बात की है। रीजनल फ्लैश पॉइंट्स डिस्पाइट डायलॉग्स टेंशंस ओवर ताइवान, चाइना क्लेम्स इन द साउथ चाइना सी। अब ये आपको पता है कि चाइना क्लेम करता है साउथ चाइना सी के अंदर, उसके बाद कंटिन्यू टू बी क्रिटिकल पॉइंट्स कंटेंशन जो है इनके दरमियान में जो है वो एक कह लें कि मेन झगड़े की जड़ बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक नई स्टेटमेंट है कि ट्रंप ने बड़ा ओपनली बोला है कि मैं अपने प्लान्स आउट नहीं करता, मैं स्टेटमेंट, लेकिन जो भी मैं करता हूं वो सामने वाले को पहले पता होता है। तो चाइना के शी जिनपिंग को पहले पता है कि अगर वो ताइवान पर अटैक करते हैं तो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम देखेंगे वर्ड्स हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम वर्ड देखेंगे स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब होता है यहाँ पे टेढ़ा या बिल्कुल ठीक ना होना, ठीक है, ट्विस्टेड होना, डिसऑर्टेड होना, अनबैलेंस होना, झुकाव होना, टेढ़ा होना, ठीक है। टर्बो चार्ज का मतलब होता है एकदम से बूस्टअप हो जाना, ठीक है, बढ़ जाना, इजाफा हो जाना। कॉन्कोमिटेंट का मतलब है, कॉन्कोमिटेंट का मतलब है कंपनी हैपनिंग टुगेदर, एक साथ या हम वक्त होने वाला, एक साथ होने वाला। डायनामिज्म का मतलब है एनर्जी, ड्राइव, विगरस एक्टिविटी, तवानाई को बोला जाता है, जोशो हरकत को बोला जाता है डायनामिज्म। इंटरमेडिएशन का मतलब होता है एक्टिंग एज ए जियो बिटवीन मेडिएशन, ठीक है, मेडिएटर रोल प्ले करना, जिस तरह अभी कतर ने और टर्की ने किया पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अंडरमाइंड का मतलब होता है तबाह कर देना, वीकन, डैमेज कर देना। शैलो का मतलब होता है ऊपर ऊपर, डीपन नहीं, ऊपर ऊपर सतही, बस इतना गहरा नहीं होता, सुपरफिशियल होता है। कॉन्ट्रवेलिंग का मतलब होता है ऑफसेटिंग, बैलेंसिंग इफेक्ट, मुकाबला असर रखने वाला, तवाजन, डेट्रस, मुकाबला बैलेंस अप्रोच के साथ, ठीक है। उसके बाद इनहेलिएट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, तबाह कर देना। इग्नाइट का मतलब होता है टू सेट ऑन फायर, एकदम भड़क उठना। प्रूडेंट आपको पता है गुस्ताख को बोला जाता है, ब्लैंटेड को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद डिसमेंबरमेंट का मतलब होता है यहाँ पर ब्रेकिंग, पार्ट्स में तकसीम कर देना। क्या डिसमेंबरमेंट का क्या था, टुकड़ों में तकसीम कर देना। टर्ब्यूलेंस का मतलब होता है डिसऑर्डर या इंस्टेबिलिटी को बोला जाता है, ठीक है, बेचैनी, हलचल को बोल सकते हैं हम यहाँ पर। गैर इस्तेहकाम। टेंटामाउंट का मतलब होता है इक्विवेलेंट इफेक्ट, मसावी होना, बराबर होना, ठीक है, इक्वल होना। उसके बाद डूबियस का मतलब आता है धोखेबाज होना, ठीक है, डाउटफुल होना, शको शुबा रहना, मशकूक होना, ठीक है। डिसमेंटल का मतलब होता है टेक पार्ट, रिमूव द पार्ट्स, पार्ट्स को रिमूव कर देना, खत्म कर देना उसको। डिसएंचमेंट का मतलब होता है, डिसएंचमेंट का मतलब होता है डिसपॉइंट करना, लूज ऑफ बिलीफ, डिसपॉइंटमेंट हो जाना, ठीक है, मायूसी हो जाना।
प्रोपोनेंट का मतलब होता है सपोर्टर करना, एडवोकेट करना, ठीक है, रहनुमाई करना, किसी हामी करना, वकील बनना किसी का। विक्सेसियस का मतलब होता है अनोइंग, नाराज करना, इरिटेट करना, परेशान, झुंझला देने वाले को बोला जाता है। वेंजेंस का मतलब होता है या फिर बदला लेने को बोला जाता है, रिटेलिएशन को बोला जाता है, रिवेंज को बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट